मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वाक़यात से वाक़यात याद आते हैं। हमारा एक दोस्त था, कादियानियों में उठना बैठना शुरू कर दिया उसने। मैंने ये वाक़या पहले भी बयान किया है, लेकिन अब इस मौजू की मुनासबत से ये और मुनासिब वाक़या रहेगा इंशाअल्लाह। मैं 9th क्लास में था या 8th क्लास में था उस वक्त, तो वो बैठना शुरू कर दिया कादियानियों में। वो था बेरोज़गार लड़का, तो कादियानियों ने उसको ऑफ़र देना शुरू कर दी। ये लोग वीज़े की ऑफ़र देते हैं, लड़कियों की ऑफ़रें भी देते हैं, अच्छा रिश्ता करा देंगे तुम्हारा। अब एक बेरोज़गार आदमी, उसको अच्छी अच्छी ऑफ़रें मिलना शुरू हो गई, तो वो तो खिसकेगा ना। तो बहस करता हमसे आके मिर्ज़ा के बारे में। हम उसको समझाते, भाई ये जहन्नम की आग है, खुदा के बंदे ईमान क्यों बेच रहे हैं अपना, क्यों जहन्नम की आग में छलांग लगा रहा है। लेकिन नहीं है, जब पैसा इंसान को और औरत की लालच ये चीज़ें लगती हैं तो खोपड़ी काम नहीं करती है। और ज़्यादातर सोसाइटी में जो रिजेक्टेड लोग होते हैं ना, जिनको ना जॉब मिल रही है ना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, तो फिर वो इस तरह की तहरीकों की भेंट चढ़ जाते हैं। हुआ ये कि नाज़ाबाद में कोई कादियानी का घर था, बड़ा बंगला, बड़ा करोड़पति सेठ था कोई, बड़ा हैंडसम। उसने मुझे पूरी डिटेल बताई उसकी। उसने इसको कहीं शायद अपनी बेटी के चक्कर में डाल दिया कि अपनी बेटी से शादी करूंगा, या कहीं और किसी और लड़की से, वल्लाहु आलम, क्योंकि वाक़या बहुत पुराना है। मुझे वाक़े के जो अहम पहलू हैं वो तो याद रह गए हैं, अब पूरी डिटेल मुझे याद नहीं है। तो किसी खूबसूरत लड़की की लालच दी हुई थी और लंदन के वीज़े की। हम समझा समझा के थक गए। हमारे घर के बाहर ना एक सड़क थी, वहाँ एक नया प्रोजेक्ट बन रहा था, तो खाली जगह थी। तो मैं रात को ले जाके इसको वहाँ बिठाता, आधा आधा घंटा समझाता, लेकिन इसकी खोपड़ी में बात नहीं आई। इसने शायरी भी शुरू कर दी थी मिर्ज़ा कादियानी की तारीफ में। तो एक दिन क्या हुआ, ये मेरे पास आया और मुझे कहा कि गेट बजाया कि मुझे आपसे ज़रूरी मिलना है। क्या हो गया भाई? मुझे ले गया साइड पे और कहने लगा, यार मुझे किसी बुजुर्ग के हाथ पे बैत करा दो, मेरी तौबा कादियानियत से। तो मैंने कहा खैरियत? हम तो समझा समझा के थक गए। कह रहे भाई मैंने ऐसा वाक़या देखा है, मेरा दिमाग के सारे तार ठीक हो गए हैं। कहा कि जो सेठ मुझे ऑफर कर रहा था ना, जो करोड़पति सेठ था, अपने घर में ले जाता, इज्जत देता, एक हफ्ता पहले ये हुआ कि मुझे उसने अपने कमरे में बिठाया, यानी जो भी गेस्ट रूम होता है वहाँ बिठाया, और कहीं किसी काम से अंदर गया अपने कमरे में, तो खोल ही नहीं रहा दरवाज़ा। इतना टाइम गुजर गया, हमने कहा पता नहीं क्या है। उसके बेटों को बुलाया, दरवाज़ा जब तोड़ा है, खोला है, उसको हार्ट अटैक हुआ था, मुंह से झाग निकल रहा है, खून, और उल्टा पड़ा हुआ है। कह रहे उस वक्त मुझे लगा, यार ये दुनिया की तो 2 टके की हैसियत नहीं है भाई। जो तुझे वीज़ा दिलवा रहा है यूके का, और जो तुझे पैसों की और ऑफरें कर रहा है, उसका अपना ये हाल है। 1 सेकंड हुआ है उसको और गिरा है धड़ाम से, इतना हैंडसम स्मार्ट आदमी। तो कह रहा मैं क्या कर रहा हूं भाई इस दुनिया के पीछे। बास चीजें घंटों घंटों के बयानात में समझ में नहीं आती, चंद वाकयात वो असर कर देते हैं। कह रहा है वो लेकर गए, हॉस्पिटल एक्सपायर हो चुका था। और ये जो ज्यादा मालदार लोग होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा भाई, इनमें पैसे की हवस इतनी होती है कि माँ बाप की मोहब्बत और गम भी ज्यादा नहीं होता। कह रहे हैं उसके बेटों को इतना गम नहीं हो रहा बाप की डेथ का, मुझे गम ज्यादा हो रहा है। मैं ये मंजर भी देख रहा हूं कि यार इनके यहाँ तो मोहब्बत ही नहीं। हमारे बाप का कह रहे ऐसे इंतकाल हो जाए, हम तो 6 महीने टेंशन से रोते रोते पागल हो जाएं। इन्हें कुछ हो ही नहीं रहा, इनका अब्बा मर गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ, बाकी कह रहे कोई नॉर्मल जायदादें मिल रही है ना। अब मैं नहीं कह रहा सारे मालदार ऐसे होते हैं, लेकिन ये बीमारी गरीबों की निस्बत मालदारों में ज्यादा है। दौलत की रेल पेल इतनी देखी होती है कि आपस के जो रिलेशन है उनकी वैल्यू 2 टके की नहीं रहती। जब एक आदमी अपने बाप को मां के मरने के बाद भी शादी नहीं करने दे रहा, करोड़पति बाप को, कि 12.5% मां के सौतेली मां के पास चला जाएगा, तो फिर आप उसकी हवस और मेंटल लेवल का अंदाजा लगा सकते। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। बिल्डिंगों का मालिक है बाप, करोड़पति अरबपति, बेटे भी करोड़पति हैं, मां मर गई है, बाप को शादी नहीं करने दे रहे बेटे। बाप मुझे बता रहा है क्यों नहीं करने दे रहे, कि यार 8वां हिस्सा बेवा के पास चला जाएगा, वो 8वां भी हमें मिलना चाहिए। इस चक्कर में बाप का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये आपको गरीबों में नजर
بولو نہیں آئے گا. تو اتنا ہوس یار, پیسہ کماؤ میرے بھائی, لیکن بچوں کی تربیت تو کرو یار. ان کے دل میں پیسوں کی آپ نے کیوں محبت ڈال دی ہے؟ ہر وقت باپ جب بیٹوں کے سامنے بزنس پیسے کی بات کرے گا تو بچہ سمجھے گا ابا بعد میں ہے, بزنس پہلے ہے. اس کو اللہ رسول سکھاؤ میرے بھائی. مالدار پر زیادہ ضروری ہے کہ بچے کی تربیت کرے وہ, کیونکہ اس کے بگڑنے کا امکان زیادہ ہے. تو خیر کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا, پھر ہم گئے قبرستان میں دفنانے, تو کہہ رہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ قبر میں نہیں ڈال رہے, یہ آگ میں ڈال رہے ہیں اس کو. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور میں چیخ رہا ہوں کہ یہ تم کر کیا رہے ہو. تو کہنے لگا مفتی صاحب میرا دماغ کیا ہو گیا ہے. مفتی صاحب تو نہیں کہتا تھا اس وقت مجھے, جو بھی طارق بھائی ہے جو بھی کہتا تھا, کہہ رہے میری سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, سیٹ ہو گئی ہے. اللہ نے مجھے عبرت دکھا دی بھائی, یہ دنیا 2 ٹکے کی نہیں ہے. خیر میں نے اس کو لے کے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کروا دی. ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ ہوتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے, سارے بابے غلط بزرگ غلط, تو وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے نا پھر ایسے لوگوں کے. ہم لوگ کے یہاں الحمدللہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں بزرگ, لیکن 1 نمبر بھی ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ پائے جاتے ہیں. تو ہم لوگ تو پھر بزرگوں کے, میں بھی بیعت ہوا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ جو آج میں ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کر رہا ہوں. تو یہ بزرگ سسٹم ختم نہیں ہوا ہے, قیامت تک ختم نہیں ہوگا. یہ ختم ہو گیا تو اللہ دنیا کو ختم کر دے گا. بعض لوگ ایسا بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں, ایسا لگتا ہے بزرگ مارکیٹ میں رہا ہی نہیں ہے کوئی. یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جیسے انگریز جو ہے نا, ابھی چھوڑے یار, انگریز بہت بولے گا یار تو ہر بیان میں ہماری واٹ لگاتا ہے یار. ابا کی بات کر رہا تھا انگریز, کہ انگریزوں کے ابا نہیں ہوتے, ہم لوگ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کے یہاں تو ہوتے ہیں بھائی. ہم لوگ تو فادر ڈے تھوڑی منائیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں, آپ کے یہاں چھوڑو, پھر زیادہ ہو جاتی ہے, چھوڑو.